हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना प्रोबेबिलिटी का बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी पोर्शन कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। दैट मीन्स हम किस तरीके से रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर क्या होता है, ये वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस करके रिजल्ट्स को क्या करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो मैं देखकर उनकी जो भी आप कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं उनको देखकर फिर मैं नोट डाउन कर रही हूँ, तो वो तो होता है हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेफर्स टू दोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। और ये कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करके। जैसे अब हमारे पास मार्क्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो सपोज़ हमारे पास जितने बच्चे थे, हमने जब उनके नंबर्स पेपर्स चेक किए, उसके बाद मैंने जब पेपर्स चेक करती गई तो मैं क्लास इंटरवल्स में डालती गई कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के आए, 10 से 20 के बीच में 15 बच्चों के आए, 20 से 30 के बीच में 20 बच्चों के आए, 30 से 40 के बीच में 25 बच्चों के आए और 40 से 50 के बीच में 5 बच्चों के आए। तो बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने रिज़ल्ट्स को खुद चेक किया। आफ्टरवर्ड्स जब मार्क्स उनके आ गए, उन बच्चों को क्या क्या मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंगली मैंने टेबल के अंदर डाल दिए। मतलब मैंने खुद ऑब्ज़र्व की, फिर उसके बाद उसको टेबल के अंदर नोट डाउन कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, लेकिन आप खुद सोचिए कि छोटे एक्सपेरिमेंट्स हों या जहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कम हो, वहाँ पर तो ये चीज़ कामयाब है। बट अगर जहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, सपोज़ एक कॉइन है, आपने उसको 160 टाइम उछाला, आपने उसको 500 बार उछाला, तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस केस में हमारे लिए एक एक एक्सपेरिमेंट को, मैंने पहली बार कॉइन उछाला, दूसरी बार, आप 5-10 बार तो देख लेंगे, लेकिन 500 बार कैसे देखेंगे, 1000 बार उस चीज़ को कैसे देखेंगे। तो वहाँ पर हम कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन refers to those distributions which are not obtained by actual observation or experiment but are mathematically deduced under certain assumptions। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्चुअली हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स को ऑब्टेन नहीं करते, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर हमें एक एक्सपेरिमेंट की, हमें एक ट्रायल का रिज़ल्ट पता है, तो हमें पता है कितने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स करने हैं, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को क्या कर देते हैं, कंप्यूट कर देते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशंस के बेसिस पर अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो और पॉसिबल नहीं है आपको हर एक ट्रायल को चेकआउट करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड 160 टाइम्स, आपने 4 कॉइन्स को उछाला है 160 बार, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस है, दैट मीन्स, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ, अब उन्होंने बोला है देन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज फॉलोज। तो बच्चे देखिए, इन्होंने क्या किया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को ये निकाल रहे हैं कि अगर तो 0 हेड आए, ठीक है, नंबर ऑफ़ सक्सेसेस क्या है, सक्सेस यहाँ पर क्या है, आपका क्या है, हमने 4 कॉइन्स को उछाला ना, ये है 1 2 3 4, इनको कितनी बार उछाला गया है, 160 बार। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। या तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर केस बनेंगे, या तो बिल्कुल भी हेड ना आए, जैसे ये हो गया, या एक बार हेड आए, ठीक है, 3 बार ना आए, या 2 बार हेड आए,
2 बार ना आए, 3 बार हेड आए, या 1 बार ना आए, 4 बार हेड आए। इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि 4 कॉइन्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, जब हमें एक सक्सेस की पता लग गई तो हम क्या करेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ जितने भी ट्रायल्स कंडक्ट करने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी बच्चे, ये एक्सपेक्टेड होगी क्योंकि ये कुछ एक एग्जाम्पशंस के ऊपर बेस है। हमने खुद यहाँ पर एक एक करके रिजल्ट्स को चेकआउट नहीं किया, हमने एक बार निकाला और उसके बेसिस पर सबका निकाल दिया, इस वजह से यहाँ पर इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोला गया है, ठीक है। नाउ कम टू द यूसेज ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या यूजेस हैं वो हम डिस्कस आउट करते हैं। The very first one is the theoretical probability distribution are useful in analyzing the nature of given distribution under certain assumption. तो जो theoretical distribution है इसकी हेल्प से ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन को बताने में क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट जो है वो क्या है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑब्टेन्ड फॉर आर यूजफुल फॉर मेकिंग लॉजिकल डिसीजन। बच्चे जब भी कोई लॉजिकल डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, हमें पता लग सकता है क्योंकि हम इसमें ना बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी निकल जाती है एज़ कम्पेयर्ड विद दी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से हम ईजीली लॉजिकल डिसीजंस ले पाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट हेल्प इन कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। बच्चे कई बार क्या है कि हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसीज निकाली जिनको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, और साथ में जो हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज निकाली, दोनों को हम कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हमें पता लग सकता है कि थ्योरेटिकल में कुछ गड़बड़ तो नहीं आई। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, and then to determine whether the difference between the two is significant or is due to the fluctuation of sampling। और ये पता लग सकता है कि जो भी अगर दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस आता भी है तो ये हम पता लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये किसी सिग्निफिकेंट कारण की वजह से आ रहा है या किसी फ्लक्चुएशन की वजह से है, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन मेकिंग प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन और फोरकास्टिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूजफुल इन सॉल्विंग मेनी बिजनेस एंड अदर प्रॉब्लम्स। बहुत सारी बिजनेस और दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है, ठीक है। पायसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, पायसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इसी के अंदर आता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। तो इसके अंदर हम क्वालिटी, जो भी क्वालिटी के कंट्रोल करने के मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं कि किस टाइम पर कौन सा स्टॉक, हमें कितना स्टॉक मार्केट के अंदर उतारना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाता है। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, लास्ट जो यूसेज है वो है in such cases where actual experiments are not possible or in case of high cost involved in the collection of actual observation, theoretical frequency distribution can be substituted in place of observed frequency distribution। और जहाँ पर स्टूडेंट्स एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जब भी आपने कुछ भी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर आप एक्चुअल जो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर आप हर एक ट्रायल कंडक्ट खुद करते हैं, उसके बेसिस पर आप रीडिंग को नोट डाउन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली अफेयर भी होता है। अगर आपको इन सब रिसोर्सेज की बचत करनी है तो उस केस में आपके लिए थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो फ़ायदे का सौदा साबित होगा। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे हमारे पास दो तरह के फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह के हैं। एक होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम बात करें बायनॉमियल की, तो बायनॉमियल हमारा कौन सी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज्ड है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डिस्क्रीट के अंदर दो आते हैं, बायनॉमियल आता है और पायसन आता है।
बच्चे अगर हम बात करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर जो हमारे सक्सेस होते हैं वो होल नंबर्स के अंदर होते हैं, ना कि फ्रैक्शन के अंदर होते हैं। या तो हमारे पास 0 कॉइन आएगा, या 1 कॉइन आएगा, या 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा, 3, ऐसा तो नहीं है आधा हेड आएगा आधी टेल आएगी, नहीं। यहाँ पर डिस्क्रीट के अंदर जो नंबर ऑफ सक्सेसेस होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा जो बायनोमियल है इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, अब हम उसको डिस्कस आउट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। अब देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है। जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्कवर किसकी तरफ से किया गया था, एक स्विस मैथमेटिशियन थे जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। इट इज़ यूज्ड इन सच अ सिचुएशन वेयर एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन 2 पॉसिबिलिटीज़। बच्चे जैसे वो बर्नौली की थ्योरम मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर करवाई थी, बिल्कुल सेम है हमारा बायनोमियल का फॉर्मूला। और बायनोमियल का फॉर्मूला हमारा कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, या तो वो चीज़ होगी या तो वो चीज़ नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर विच एक्सप्रेसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2 होंगी, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम फॉर्मूला चेकआउट करते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से की गई है, तो बायनोमियल का वही बर्नौली वाली थ्योरम है, NC(x) Qn-x और Px। बच्चे यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ जितने भी ट्रायल्स हैं वो होंगे, x होगा उन नंबर ऑफ ट्रायल्स में से हमें कितने का चाहिए, जैसे वो बर्नौली में बताया था। q होगा उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ऊपर आप माइनस करेंगे टोटल में से जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको चाहिए, और ये प्रोबेबिलिटी होगी उस चीज़ के हैपन की, और x क्या होगा, जितना हमें क्वेश्चन में बोला होगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप नंबर ऑफ सक्सेसेस का निकाल सकते हैं। अगर 0 सक्सेसेस का निकालना है, 1 का, 2 का, तो यहाँ पर जो x होगा वो किसके इक्वल होता है, सक्सेसेस के इक्वल। बर्नौली में क्या था, r के इक्वल होता था, इसमें किसके इक्वल है, बस थोड़े से आपके नेमिंग के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स बदल गए हैं, बाकी जो फार्मूला है वो डिट्टो सेम है बर्नौलीज़ थ्योरम वाला बायनोमियल का। क्लियर? अब देखिए कुछ एक कंडीशंस बताई गई हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या अजम्पशंस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। Under binomial distribution, an experiment is performed under identical conditions of finite and fixed number of trials. That is, number of trials are finite. फिनाइट का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फिक्स होंगे। जैसे 160 बार कॉइन 4 कॉइन्स को उछाला, 500 बार उछाला, या 1000 टाइम उछाला। यहाँ पर n नंबर में नहीं गिवन होगा कि इतनी, वी डोंट नो कि हाउ मेनी टाइम्स अ कॉइन हैज़ बीन टॉस्ड, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो एक होल नंबर के अंदर एक फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको गिवन होंगे। The very next condition or assumptions to apply binomial distribution is mutually exclusive outcomes. Each trial के अंदर जो भी आपके वो कह लीजिए, each trial must result in 2 mutually exclusive outcomes. मतलब कि जो भी चीज़ उन्होंने डिमांड की है, मतलब उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा किसी भी ट्रायल का, तो वो आपस में जो रिज़ल्ट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। दैट मीन्स या तो पास होगा या तो वो फेल होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने कॉइन की बात करी, तो कॉइन के अंदर भी हेड की बात की गई थी, या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सक्सेस या फेलियर। द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज़ कॉन्स्टेंट। और जो हर ट्रायल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, सक्सेस की, वो हम किससे डिनोट करेंगे, P से, मतलब कि सेम रहेगी। अब देखिए अगर मैंने 4 बार कॉइन को उछाला तो चारों बार कॉइन के अंदर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम में 1/2 रहेगी, दूसरे में 1/3, थर्ड में 1/4। बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पता है बायनोमियल में हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक जो 1 ट्रायल है ना उसका रिज़ल्ट हम निकाल रहे हैं,
उसके बेसिस पर जितना क्वेश्चन के अंदर पूछा, चाहे उन्होंने 160 बार पूछा है, चाहे उन्होंने 500 बार पूछा है, तो वो हम निकाल देंगे उससे मल्टीप्लाई करके। तो अगर बच्चे बार बार चेंज होता रहा जो रिज़ल्ट है, सेकंड में कुछ और रीडिंग आ रही है, थर्ड में कुछ और आ रही है, तो हम पूरे के पूरे ट्रायल्स का रिज़ल्ट नहीं निकाल पाएंगे और हमारा जो बायनोमियल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और जो ट्रायल्स होंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स जो आउटकम होगा किसी भी एक ट्रायल का वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और क्योंकि सभी में सेम है, ठीक है, तो वैसे भी इन्होंने ये बोला इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स डिपेंडेंट इवेंट्स इसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स में तुम्हें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हर बार प्रोबेबिलिटी में फ़र्क आएगा तो आप जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। अब बच्चे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पेपर के अंदर थ्योरी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज जो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक डिस्क्रीट थ्योरेटिकल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर हम एजम्पशंस के बेसिस पर क्या करते हैं, सभी के सभी ट्रायल्स का जो रिज़ल्ट है वो क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रायल का निकाल लिया, सभी ट्रायल्स का कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं मल्टीप्लाई कर, ठीक है। दूसरा बताया गया है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो इसके नंबर ऑफ सक्सेसेस होते हैं वो होल नंबर के अंदर क्या होते हैं, गिवन होते हैं, कोई भी सक्सेस फ्रैक्शन में नहीं होता। मैं अर्लियर भी इस चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में अगर टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो दूसरे में 1/5 हो जाएगी, थर्ड में 1/3 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके बाद है लाइन ग्राफ। देखिए लाइन ग्राफ में क्या बताया गया है कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लाइन ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन ग्राफ के ऊपर बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं कि जो इसके नंबर ऑफ सक्सेसेस होते हैं उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी जो पी है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है उसको वाई पे, ये सी का ग्राफ है। ये बच्चे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो जो प्रोबेबिलिटी है इसको तो आपने वाई एक्सिस पे लेना है, और जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं उसको आप किस पे ऊपर लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, ठीक है। शेप जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है वो 3 तरीके की होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द सिमेट्रिकल, एक होती है, और दूसरे होते हैं आपकी असिमेट्रिकल, और असिमेट्रिकल में भी 2 तरीके के होते हैं, या तो राइट हैंड साइड ज़्यादा झुका हुआ होता है या लेफ़्ट हैंड साइड। लेकिन कब होता है वो देखते हैं। जो बायनोमियल की वो बताते हैं कि जो बायनोमियल की शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पी और क्यू की वैल्यू के ऊपर। अगर तो किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है, 1/2 है, जैसे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा, परफेक्टली सिमेट्रिकल बनेगा। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वैसा सा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो 1/2 के इक्वल नहीं है, तो जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो असिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। और असिमेट्रिकल भी कैसे, अगर तो p है उसकी वैल्यू लेस देन 1/2 है तो इट विल बी स्क्यूड टू द लेफ्ट। तो ये किसकी तरफ स्क्यूड होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, स्क्यूड होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए b में। और अगर तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, इट इज़ स्क्यूड राइट व्हेन प्रोबेबिलिटी इज़ लेस देन 1/2। अब देखो अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 से कम है तो वो क्या होगा, राइट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ होगा। ये देखो ये राइट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 दैट मीन्स 1/2 से कम है। अब दूसरा केस है कि अगर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो किसकी तरफ झुका हुआ होएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुका। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ है ना, एज कम्पेयर्ड विद राइट हैंड साइड। ये कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1/2 होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन पैरामीटर्स जो हैं बायनोमियल के वो क्या हैं, एन और पी। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और पी तुम्हें पता है उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी। कॉन्स्टेंट्स क्या है,
बच्चे कांस्टेंट्स का यूज़ आगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में होगा, तो आपको इनके फार्मूलाज याद करने हैं कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है x बार, उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n इंटू पी, ठीक है। वेरिएंस अगर निकालना है तो उसको वेरिएंस जो स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला है n इंटू पी इंटू क्यू। n हो गया नंबर ऑफ जितने भी ट्रायल्स हैं, p हो गया उस चीज़ के होने की प्रॉबिलिटी, और q क्या होगी, उस चीज़ के ना होने की प्रॉबिलिटी। स्टैंडर्ड एविएशन क्या होगा, अंडर रूट इन पी क्यू। अगर आपको मोमेंट कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट बीटा 1, जो कि कैसे आप कंप्यूट करेंगे, q माइनस पी, दैट मीन्स उस चीज़ के ना होने की प्रॉबिलिटी में से होने की प्रॉबिलिटी माइनस कर देंगे, और अपॉन में क्या आएगा, स्टैंडर्ड एविएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट एन पी क्यू। और मोमेंट कॉफिशेंट ऑफ कर्टोसिस निकालना है जिसको बीटा 2 से हम डिनोट करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या है, 3 + 1 माइनस 6pq अपॉन एन पी क्यू। तो बच्चे ये कुछ एक फार्मूलाज हैं जो आपको क्रैम एज इट इज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है यूजेस। तो इट हैज़ बीन फाउंड यूज़फुल इन दोज फील्ड्स वेयर आउटकम इज़ क्लासिफाइड। वही बात आगे बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको हम वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। जैसे कॉइन एक्सपेरिमेंट हो गया, डाइस थ्रोइंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम बाय अ कंपनी हो गया। तो इस तरह के केसेस में ही हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अप्लाई होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे बायनॉमियल की थ्योरी पोर्शन कवर अप होता है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बायनॉमियल्स का प्रैक्टिकल पोर्शन कवर अप करके ये चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।